रोशनपुर गांव में एक छोटा सा घर था जहां 70 साल के बाबूजी यानी रामनाथ जी अकेले रहते थे। उनकी पत्नी का निधन कुछ साल पहले हो चुका था। उनके 2 बेटे थे, रमेश और सुरेश, जो शहर में रहते थे और अच्छी नौकरी करते थे। रमेश एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था और सुरेश एक सफल वकील। दोनों ने अपनी अपनी दुनिया बसा ली थी और गांव में रहने वाले बाबू जी को लगभग भूल चुके थे। बाबू जी ने अपनी पूरी जिंदगी खेती बाड़ी और मजदूरी करके अपने बेटों को पढ़ाया था। उन्होंने अपनी कमर तोड़ दी थी ताकि उनके बेटों को अच्छी शिक्षा मिल सके और उन्हें वह गरीबी ना देखनी पड़े जो उन्होंने झेली थी। रमेश और सुरेश के पास अब आलीशान घर, गाड़ियाँ और ढेर सारा पैसा था, लेकिन उनके पास बाबूजी के लिए समय नहीं था। गांव में बाबूजी का घर पुराना हो चुका था। एक दिन अचानक तेज बारिश में छत का एक हिस्सा गिर गया। बाबूजी ने जैसे तैसे रात गुजारी और सुबह अपने बेटों को फ़ोन किया। रमेश ने कहा, बाबूजी, आप वहीं किसी रिश्तेदार के घर चले जाओ, मेरे पास अभी बहुत काम है, बाद में बात करता हूँ। सुरेश ने कहा, बाबूजी, आपको इतनी भी समझ नहीं है कि आप गांव में क्यों रह रहे हैं? इतने साल हो गए, मैंने कितनी बार कह चुका हूँ कि शहर आ जाओ। ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। खैर, मैं अभी कोर्ट में हूँ, बाद में बात करता हूँ। दोनों की बातें सुनकर बाबूजी का दिल बैठ गया। उन्हें लगा कि उनके बेटों को उनकी चिंता नहीं है, बल्कि वे अपनी अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप फ़ोन रख दिया। गांव के लोगों ने बाबूजी की हालत देखकर चंदा इकट्ठा किया और उनके घर की मरम्मत करवा दी। रोशनपुर के सरपंच, जो बाबूजी के बचपन के दोस्त थे, उन्होंने भी मदद की और उन्हें अपने साथ रहने को कहा, लेकिन बाबूजी ने मना कर दिया। वे अपने घर और अपनी पुरानी यादों से दूर नहीं जाना चाहते थे। एक दिन रमेश और सुरेश अचानक गांव आते हैं। दोनों ने महंगे कपड़े पहन रखे थे और उनकी गाड़ी घर के सामने खड़ी थी। बाबूजी उन्हें देखकर खुश हुए, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। रमेश ने कहा, बाबूजी, हमने सोचा है कि आप शहर आ जाओ। अब हम आपकी सेवा करेंगे। आपने पूरी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत मेहनत की है, अब आराम करो। सुरेश ने कहा, हाँ बाबूजी, और यह गांव का घर तो बेच दो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ रहकर आप क्या करोगे? शहर में हमारे साथ रहो, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। बाबूजी ने अपने बेटों की बातों पर ध्यान दिया। उन्हें लगा कि उनके बेटे सच में बदल गए हैं और उनकी चिंता करते हैं। उन्होंने अपने बेटों की आंखों में देखा और पाया कि उनकी आंखों में कोई प्यार या सम्मान नहीं था, उनकी आंखों में लालच था। फिर सुरेश बोला, बाबूजी, आपको पता है ना कि गांव के पास से एक नया एक्सप्रेसवे बन रहा है और हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन है वह उस एक्सप्रेसवे के बिल्कुल बीचों बीच आ रही है। रमेश ने भी कहा, हाँ बाबूजी, और सरकार उस ज़मीन का बहुत ज़्यादा मुआवजा दे रही है। उस ज़मीन की कीमत करोड़ों में हो गई है। यह सुनकर बाबूजी का दिल टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि उनके बेटों को उनकी नहीं बल्कि उनकी ज़मीन की चिंता थी। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उस ज़मीन को अपने नाम कर लिया था ताकि भविष्य में अगर कोई परेशानी आए तो वह इसका इस्तेमाल कर सके। उन्होंने यह बात अपने बेटों को कभी नहीं बताई थी। बाबू जी ने शांति से कहा, बेटों,
तुम दोनों को अगर इतनी ही चिंता है मेरी तो आज तक क्यों नहीं आए? जब घर की छत गिर गई थी तब क्यों नहीं आए? आज अचानक क्यों आ गए? और तुम्हें मेरी ज़मीन की इतनी चिंता क्यों हो रही है? अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो मेरी ज़मीन की बात क्यों कर रहे हो? रमेश और सुरेश शर्मिंदा हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सुरेश ने कहा, बाबूजी, आप हमें गलत समझ रहे हो, हमें बस आपकी चिंता है। बाबू जी ने कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरी आंखें और मेरा दिमाग अभी भी ठीक काम करते हैं। बाबूजी ने बिना किसी से बहस किए अपने गांव के पुराने दोस्त को बुलाया जो पेशे से वकील थे। उन्होंने उनसे कहा कि वह उनकी ज़मीन को एक ट्रस्ट के नाम कर दें जो गांव के गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम करेगा। उन्होंने अपनी ज़मीन का सारा अधिकार उस ट्रस्ट को दे दिया। रमेश और सुरेश ने यह सब देखकर बाबूजी से झगड़ा किया कि उन्हें धमकी भी दी, लेकिन बाबूजी ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने अपनी ज़मीन गांव के बच्चों के भविष्य के लिए दान कर दी। रमेश और सुरेश निराश होकर शहर वापस चले गए। बाबूजी ने उन्हें जाते हुए देखा और उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू कमज़ोरी के नहीं बल्कि एक ऐसे पिता के थे जिसने अपने बेटों की असलियत को जान लिया था और अपने दिल पर पत्थर रखकर सही फैसला किया था। अपने बेटों के जाने के बाद बाबूजी ने खुद को अकेला नहीं महसूस किया। इसके बजाय उन्होंने अपने गांव और वहां के लोगों में एक नया परिवार पा लिया। उन्होंने अपनी बाकी की ज़िंदगी कुछ इस तरह बिताई। बाबूजी ने गांव के लोगों के साथ मिलकर उस ज़मीन पर एक स्कूल बनवाया जिसका नाम उन्होंने अपनी पत्नी की याद में कमला देवी शिक्षा केंद्र रखा। गांव के बच्चे जो पहले स्कूल जाने के लिए कई किलोमीटर दूर जाते थे अब अपने ही गांव में पढ़ाई कर सकते थे। बाबूजी रोज़ सुबह शाम स्कूल जाते और बच्चों को कहानियाँ सुनाते, उन्हें जीवन के सबक सिखाते। बच्चे भी उन्हें बहुत प्यार करते थे और उन्हें दादाजी कहकर बुलाते थे। बाबूजी अब पहले से कहीं ज़्यादा खुश और स्वस्थ रहने लगे थे। गांव के लोग, खासकर सरपंच और उनके दोस्त, उनका पूरा ख्याल रखते थे। उन्हें समय पर भोजन और ज़रूरत पड़ने पर दवाइयाँ मिल जाती थी। गांव के हर छोटे बड़े फैसले में उनकी राय ली जाती थी, क्योंकि लोग उनके ज्ञान और अनुभव का सम्मान करते थे। वह अब सिर्फ रामनाथ बाबूजी नहीं बल्कि पूरे गांव के बाबूजी बन गए थे। रमेश और सुरेश ने कई बार उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन बाबूजी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। वह जानते थे कि उनकी माफ़ी सिर्फ ज़मीन वापस पाने का एक तरीका है। बाबूजी ने उन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस आने से मना कर दिया और उन्हें हमेशा के लिए दूर कर दिया। बाबूजी ने यह तय कर लिया था कि उनकी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा सुकून और सम्मान से भरा होगा, न कि लालच और धोखे से। बाबूजी ने अपनी ज़िंदगी में वह सम्मान और प्यार पाया जो उनके अपने बेटे उन्हें कभी नहीं दे सके। उन्होंने यह साबित कर दिया कि बुढ़ापा सिर्फ अकेलेपन का नाम नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत और सम्मान से भरी ज़िंदगी का दूसरा मौका हो सकता है। शहर वापस लौटने के बाद रमेश और सुरेश की ज़िंदगी में हलचल मच गई थी। वे अपनी नई गाड़ियों और आलीशान घरों में रहते थे, लेकिन उनकी रातों की नींद उड़ गई थी।
उन्हें अब तक अपने पिता की बातों का कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि बाबूजी ने अपनी सारी ज़मीन गांव के बच्चों के नाम कर दी हैं, तो उन्हें गहरा सदमा लगा। रमेश और सुरेश की पत्नी ने भी उन्हें ताने देना शुरू कर दिया। रमेश की पत्नी अक्सर कहती, करोड़ों की ज़मीन हाथ से निकल गई, अब तुम सिर्फ अपनी नौकरी पर ही निर्भर रहोगे। क्या ज़रूरत थी बाबूजी से झगड़ा करने की? थोड़ी चालाकी से काम लिया होता तो ज़मीन भी मिल जाती और बाबूजी भी। उधर सुरेश की पत्नी भी यही कहती, तुम्हारे बाबूजी ने तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, अब तुम भी अपने बच्चों को क्या बताओगे? तुम्हारे बाप ने अपनी पूरी कमाई गांव वालों को दान कर दी। उनके बच्चे भी अपने दादाजी के बारे में सुनकर सवाल करने लगे, पापा आप दादाजी को शहर क्यों नहीं लाए? वह कितने अच्छे हैं कि उन्होंने हमारे गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाया। अपने बच्चों के सवालों और पत्नियों के तानों से तंग आकर दोनों भाइयों ने फैसला किया कि वे एक बार फिर गांव जाएंगे और बाबू जी से माफ़ी मांगेंगे। इस बार उनका मकसद ज़मीन लेना नहीं था, बल्कि वे अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाबूजी गांव के बच्चों के साथ हंसते खेलते नजर आ रहे हैं। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। यह देखकर रमेश और सुरेश को और भी बुरा लगा। उन्हें याद आया कि उनके बचपन में बाबूजी भी उन्हें ऐसे ही प्यार और कहानियाँ सुनाते थे। दोनों भाइयों ने बाबूजी से मिलकर उनसे माफ़ी मांगी। रमेश ने कहा, बाबूजी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने बहुत बड़ी गलती की है। हमें पैसों का लालच हो गया था, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। सुरेश ने कहा, हाँ बाबूजी, हम आपको लेने आए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें और हम आपकी सेवा करें। आप जो भी कहें हम वह करने के लिए तैयार हैं। बाबूजी ने अपने बेटों की बातें सुनी, लेकिन इस बार उनकी आंखों में कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी। उनकी आंखों में सिर्फ एक शांत सी उदासी थी। बाबूजी ने कहा, बेटो तुमने बहुत देर कर दी। मैं अब अपनी नई जिंदगी में खुश हूँ। यह गांव ही मेरा परिवार है। मैं अब तुम्हारी सेवा में रहने की ज़रूरत नहीं समझता। तुम लोगों ने मुझे बहुत चोट पहुँचाई है और अब मैं तुम्हारे साथ रहने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन बाबूजी, रमेश ने कहा, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। बाबूजी ने जवाब दिया, तुम लोग मेरी सेवा करना चाहते हो? यह सुनकर मुझे खुशी हुई, लेकिन अब मेरी सेवा गांव के बच्चे करते हैं। तुम दोनों अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। यही मेरे लिए सबसे अच्छी सेवा होगी। बाबूजी के ये शब्द सुनकर दोनों भाई मायूस होकर वापस चले गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने लालच की वजह से सिर्फ ज़मीन ही नहीं बल्कि अपने पिता का प्यार और सम्मान भी खो दिया। बाबूजी से मिलने के बाद रमेश और सुरेश शहर वापस लौट आए। उनके दिल में अब पहले की तरह पैसों का लालच नहीं था, बल्कि एक गहरा खालीपन और पश्चाताप था। बाबूजी की शांत उदासी और उनके दृढ़ निश्चय ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। रमेश ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने करियर के पीछे भागते हुए अपने पिता का कितना कीमती समय और प्यार खो दिया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर एक छोटा सा घर खरीदा, जहां वे सब मिलकर खुशी से रहने लगे।
रमेश ने अपने बच्चों को बाबूजी के बारे में बताया और उन्हें सिखाया कि बड़ों का सम्मान करना कितना ज़रूरी है। उधर सुरेश ने भी अपनी वकील की नौकरी छोड़ दी। उसने अपने पैसों का इस्तेमाल गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए किया। उसने एक कानूनी सहायता केंद्र खोला जहां वह गरीबों और ज़रूरतमंदों को मुफ्त में कानूनी सलाह देता था। उसने अपने बच्चों को भी बाबूजी के स्कूल में दाखिला दिलाया ताकि वे भी अपने दादाजी के आदर्शों को सीख सकें। एक दिन रमेश और सुरेश को बाबूजी की तबीयत खराब होने की खबर मिली। वे तुरंत गांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि बाबूजी बिस्तर पर लेटे हैं और पूरा गांव उनके चारों ओर खड़ा है। बाबूजी ने उन्हें देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बाबूजी ने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटों, मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने अपनी गलतियों को सुधार लिया है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। मुझे पता है कि अब तुम दोनों अच्छे इंसान बन गए हो। यह सुनकर रमेश और सुरेश रो पड़े। उन्हें लगा कि उन्होंने बाबूजी को कितना दुख पहुंचाया है। बाबूजी ने अपनी आखिरी सांस ली और शांत होकर इस दुनिया से चले गए। बाबूजी के जाने के बाद रमेश और सुरेश ने उनकी याद में एक ट्रस्ट खोला जिसका नाम उन्होंने बाबूजी का दिल रखा। इस ट्रस्ट के माध्यम से वे गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते थे। उन्होंने यह साबित कर दिया कि पैसों से ज़्यादा इंसानियत और सम्मान ज़रूरी है। बाबूजी के जाने के बाद रमेश और सुरेश ने उनके स्कूल कमला देवी शिक्षा केंद्र को और भी बेहतर बनाया। उन्होंने शहर के कुछ दानदाताओं से मदद ली और स्कूल में नई लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और खेल का मैदान बनवाया। वह हर महीने गांव आते और बच्चों के साथ साथ समय बिताते थे। गांव के लोग उन्हें बाबूजी की परछाई के रूप में देखते थे। बाबूजी के ट्रस्ट, बाबूजी का दिल के माध्यम से रमेश और सुरेश ने सैकड़ों गरीब परिवारों की मदद की। उन्होंने बेघर बच्चों के लिए घर बनवाए और गरीबों को मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई। उनकी इस पहल से कई लोगों की जिंदगी में रोशनी आई। बाबूजी की कहानी गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। उनके नाम पर एक चौराहा बनाया गया और हर साल उनकी पुण्यतिथि पर गांव में एक बड़ा आयोजन होता जिसमें उनकी विरासत को याद किया जाता था। रमेश और सुरेश ने अपने बेटों को भी अपने दादाजी के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके बच्चे भी बाबूजी के स्कूल में पढ़ते थे और गांव के लोगों से मिलकर उनसे आशीर्वाद लेते थे। इस तरह बाबूजी ने अपने बेटों को भले ही पैसों की विरासत नहीं दी, लेकिन उन्होंने उन्हें इंसानियत और सम्मान की सबसे बड़ी विरासत दी। बाबूजी के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची दौलत धन दौलत नहीं बल्कि अच्छे संस्कार, प्रेम और सम्मान है जो हमेशा जीवित रहते हैं। बाबूजी के जाने के बाद रमेश और सुरेश ने उनके आदर्शों को अपने ज़िंदगी का मूल मंत्र बना लिया था। उनके पश्चाताप ने उन्हें इंसानियत का असली मतलब सिखाया था। वे अब शहर के नामी कारोबारी बन गए थे, लेकिन उनका दिल अभी भी रोशनपुर में ही बसता था। रमेश और सुरेश ने बाबूजी का दिल ट्रस्ट को एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप दे दिया। उन्होंने गांव के आसपास के सभी पिछड़े इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाने का संकल्प लिया।
उनकी मेहनत और लगन से कमला देवी शिक्षा केंद्र एक मिसाल बन गया। दूर दराज के गांवों से भी लोग अपने बच्चों को वहां पढ़ाने के लिए आने लगे। सुरेश, जो अब एक प्रसिद्ध कानूनी सलाहकार बन चुका था, गरीबों को मुफ्त कानूनी सलाह देने के लिए हर हफ्ते गांव जाता था। रमेश ने एक हेल्थ कैंप शुरू किया जहां मुफ्त में इलाज और दवाइयां दी जाती थी। एक दिन रमेश और सुरेश अपने गांव के पुराने घर में बैठे थे। वह घर जिसकी छत बाबूजी के समय में गिर गई थी और जिसकी मरम्मत गांव वालों ने मिलकर की थी, आज भी वैसा ही खड़ा था। उन्होंने उस घर को कभी नहीं बेचा था, बल्कि उसे बाबूजी की याद में एक संग्रहालय में बदल दिया था। घर की दीवारों पर बाबूजी की तस्वीरें लगी थी, उनकी पुरानी लाठी और धोती रखी थी। बच्चे स्कूल से आते और उस संग्रहालय में बैठकर बाबूजी की कहानियाँ सुनते। रमेश और सुरेश भी अक्सर वहां आकर बैठते और बाबूजी को याद करते। रमेश और सुरेश ने अपने बच्चों को भी बाबूजी की कहानियाँ सुनाई। उनके बच्चे भी बाबूजी के आदर्शों पर चलकर बड़े हुए। उन्होंने अपने दादाजी के आदर्शों को अपनाकर समाज सेवा को अपना लक्ष्य बना लिया। रमेश के बेटे ने डॉक्टर बनकर गांव में एक अस्पताल खोला, जबकि सुरेश की बेटी ने समाज शास्त्र की पढ़ाई कर महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना शुरू किया। एक दिन गांव के सरपंच ने रमेश और सुरेश से कहा, बाबूजी ने भले ही अपनी ज़मीन बेचकर आपको पैसा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने आपको जो इंसानियत की विरासत दी है वह किसी भी धन दौलत से कहीं ज़्यादा कीमती है। यह सुनकर दोनों भाई मुस्कुरा दिए। उन्हें एहसास हुआ कि बाबूजी ने उनके लिए जो रास्ता चुना था वही सच्चा और सही रास्ता था। रमेश और सुरेश ने बाबूजी के विचारों को जिंदा रखा और उनके नाम पर शुरू किए गए ट्रस्ट को इतना बड़ा बना दिया कि उनकी कहानियाँ पीढ़ियों तक याद रखी जाएंगी। उन्होंने अपने पिता के सम्मान और प्यार को खोने की गलती को समाज में सम्मान और प्यार बांटकर सुधार लिया था। बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनका प्यार हमेशा उनके बेटों के दिल में जिंदा रहा। बाबूजी ने अपने जीवन में भले ही कई दुख झेले, लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत यह थी कि उन्होंने अपने बेटों को लालच से निकालकर सही रास्ते पर ला खड़ा किया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक पिता की सच्ची दौलत उसके बच्चों का अच्छा भविष्य और उनके अच्छे संस्कार ही होते हैं। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।